हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएसएफ क्लास। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। थोड़ा सा हम लोग एक पिछले वीडियो के बारे में बात करेंगे कि उसमें हमने आपको बताया था कि नेपोलियन का डिफीट हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू में, जिसमें यूरोपियन पावर, जिसमें प्रेप कंट्री थी प्रसिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन, जिसने मिलकर नेपोलियन को क्या डिफीट किया था। उसके बाद से कंजर्वेटिव रिजीम जो है पावर में आए थे। अब जब कंजर्वेटिव रिजीम पावर में आए तो बोल रहा है कि एज कंजर्वेटिव रिजीम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। जब कंजर्वेटिव पावर में आए थे तो वो अपने पावर को क्या है कंसोलिडेट कर रहे थे, और उसी में लिबरलिज्म जो कि क्या है फ्रीडम ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट पे क्या है ट्रस्ट करते थे, ठीक है। और वो फ्रीडम चाहते थे, वो आजादी चाहते थे, ठीक है। केम टू इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन। अब ये लोग क्या है छिप छिप के जगह जगह पे क्या है आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो 1815 यानी 1815 से 1830 का जो समय होता है उस समय ये लोग क्या है छुप छुप के रिवॉल्यूशनरी जो आइडियाज है उसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है। आंदोलन करते हैं अलग अलग जगह पे यूरोप के। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये लोग क्या है ये जो रीजन थे जो बता रहा है कि एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन, ये लोग क्या है अलग अलग यूरोप के रीजन में क्या है वो कर रहे थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। यूरोप सच एज द इटालियन, जर्मन एंड प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, दीज रिवॉल्यूशन। और ये जो रिवॉल्यूशन था ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, ये लीड किया जा रहा था लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा, ठीक है। अब लिबरलिज्म किसको मानता था, जो कि फ्रीडम को मानता था, ठीक है। और अभी आपको बताया मैंने डायनेमिक इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ मार्केट, ये सब चीजों को क्या है ये चाहते थे, ठीक है। आजादी, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब हम लोग न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़े थे, इनके पास क्या था पैसा था, ठीक है। अब ये लोग क्या है कि वर्किंग प्रोफेशनल जो हो गए, प्रोफेसर हो गए, सॉरी प्रोफेसर जो हो गए वो वर्किंग प्रोफेशनल, स्कूल टीचर्स वगैरह हो गए, ठीक है, क्लर्क्स, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। अब ये लोग क्या है ये जो कमर्शियल मिडिल क्लास था उसके मेंबर थे। देखिएगा यहाँ पे द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस। अब देखिएगा फ्रांस में पहला रिवॉल्यूशन होता है जिसको जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जुलाई 1830 में फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि जो बर्बन किंग होता है, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी का जो किंग है, जिसको क्या है हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव। जब कंजर्वेटिव आए थे तो बर्बन किंग को क्या है पावर में लेके आए थे, ठीक है। और उसके पहले 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसमें बर्बन डायनेस्टी को क्या हटाया गया था, ठीक है, मोनार्की डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद से फिर जो है मोनार्की को पावर में लेके आए कंजर्वेटिव जो आए थे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि 1830 में द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, यानी कि 1815 के बाद से क्या है कंजर्वेटिव जो है बर्बन डायनेस्टी को फिर लेके आते हैं, ठीक है। वे आर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। और ये किसके द्वारा ओवरथ्रोन किया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ठीक है, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, वही जो है रिवॉल्यूशनरीज में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब बोला क्या गया है कि भाई देखिए अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो मोनार्की है उसके पावर को लिमिट किया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब जो भी निर्णय वगैरह लिया जाएगा सब क्या है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ठीक है। और लुई फिलिप्स को क्या है लुई फिलिप जो है उनको उसका हेड बनाया जाता है, ठीक है। तब जो ड्यूक मैटरनिक है उनका एक स्टेटमेंट आता है। इसके पहले भी एक स्टेटमेंट गैसेपी मैजनी के बारे में बोला था, क्या बोला गया था, वो था स्टेटमेंट ये कि जो गैसेपी मैजनी उनको जो है एनिमी बताया जाता है, ठीक है, पूरा सोशल ऑर्डर का। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है ड्यूक मैटरनिक का, ये याद कर लिए, कभी कभी क्या है डायरेक्टली क्वेश्चन इससे जनरेट हो जाता है। कह रहा है कि व्हेन फ्रांस नीजेस, यानी कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप क्या है पूरा जो यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है। अब कहने का मतलब ये है कि ये टोन टू वे में तो बोला गया है, बट इसके कहने का मतलब ये है कि जब फ्रांस में कोई भी घटना होती है तो वो घटना क्या है पूरे यूरोप में धीरे धीरे गतिविधि जो है होने लगती है। तो इसीलिए पहले घटना क्या है यहाँ पे देखिएगा जुलाई रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था, ठीक है, 1830 में। अब देखिएगा कह रहा है कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold, ठीक है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब वहां पे क्या है एक रिवॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड।
अब याद कीजिएगा ट्रीटी ऑफ वियना में हमने बताया था आपको, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या है, फ्रांस के चारों तरफ क्या है, अलग अलग स्टेट बना दिए गए थे, ठीक है, अलग अलग किंगडम बनाए दिए गए, जिससे फ्रांस क्या हो, एक्सपेंड ना कर पाए, एक्सपेंशन ना हो पाए उसका। और वो जो किंगडम बनाया गया था, इसमें याद कीजिएगा बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ रखा गया था, और फिर इसको क्या है कि बेल्जियम ब्रेकिंग अवे हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा इवेंट हुआ था बाद में, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलीट क्लास, एक ऐसा इवेंट जो मोबिलाइज कर रहा था किसको, नेशनलिस्ट फीलिंग को, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था अक्रॉस यूरोप, वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी जैसे पहले क्या हुआ, बेल्जियम जो है ब्रेकिंग अवे हुआ, ठीक है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1830 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को क्या है, हम लोग जब भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो एक पीछे की स्टोरी को क्या है कनेक्ट करते हुए आगे हम लोग इसको क्या है ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जब स्टोरी कनेक्ट करेंगे जो थीम है उसका उसको, तो थोड़ा हम ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है कि एक ऐसा इवेंट जो मोबिलाइज कर रहा था नेशनलिस्ट फीलिंग को, किसके द्वारा, जो एजुकेटेड एलीट क्लास था उसको पूरे यूरोप में, क्या था, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या था, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी में। The growth of revolutionary nationalism in Europe is part of a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. अब जो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म है, जो नेशनलिज्म है यहाँ पे, ठीक है, इंडिपेंडेंस का, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 1821 से ही जो है अपने इंडिपेंडेंस के लिए क्या है लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए थे, ठीक है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस got supported from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. अब ये जो लाइन ये कह रहा है कि ग्रीक से जो लोग बाहर रहते थे, ग्रीक के जो लोग निर्वासित थे, ठीक है, जो लोग बाहर रहते थे, वो लोग भी क्या है बाहर से ग्रीस को क्या है सपोर्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे वो भी सिंपैथाइज थे। क्यों थे, क्योंकि उनका भी चीजें क्या है, ग्रीस को क्या है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ग्रीस जो है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसका पालना बोलते थे, ठीक है। तो ये लोग भी सिंपैथाइज थे क्योंकि ग्रीस से क्या है सारे यूरोपियन सिविलाइजेशन का वहीं से क्या है स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, अब ये जो है ये भी अपना योगदान उसमें दे रहे थे। जो लॉर्ड बायरन है इनको भी नाम रिमेंबर रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि जब ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसमें कौन से पोएट ऐसे थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, तो लॉर्ड बायरन थे। और वो क्या कर रहे थे, वो फंड इकट्ठा कर रहे थे किस तरीके का, फाइट करने के लिए फ्रीडम में, ठीक है। अब वो क्या है डाइड हो गए थे, इनको फीवर हो गया था 1824 में, और उसी के बाद से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। तब उसके बाद से 1832 में हुआ था ये, इसका भी टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा। उसके बाद से क्या हुआ, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया, ठीक है। अब एक नया टर्म आता है 3.1 में जो क्या है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब ये क्या कह रहा है, जो रोमांटिसिज्म है वो कैसे डेवलप होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा नेशन स्टेट बनाने का, उसमें क्या है टेरिटरी एक्सपेंशन हम लोग करते थे, ठीक है। टेरिटरी एक्सपेंशन के द्वारा क्या है, और फिर लोगों के द्वारा नेशन स्टेट बनाने का जो कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर की बातें होती थी, ये एक नया आइडिया जनरेट हुआ था। इसमें क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये लाइन कह रहा है कि जो नेशनलिज्म है वो केवल टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वार से ही नहीं डेवलप होगा। कैसे, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडिया ऑफ द नेशन। यानी कि क्या है, अब ये जो है रोमांटिसिज्म कह रहा है कि जो रोमांटिसिज्म जो है वो आइडियोलॉजी है, ठीक है। रोमांटिसिज्म क्या है कि एक कल्चर मूवमेंट है, कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कल्चर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, आइडिया ऑफ क्रिएट करने में, आइडिया ऑफ नेशन को, ठीक है। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस्ड एंड सेट नेशनलिस्ट फीलिंग। जितने भी आर्ट है, ठीक है, पोएट्री है, ठीक है, ये नेशनलिस्ट फीलिंग को क्या है बना सकते हैं, ठीक है। लुक लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। कैसा कल्चर, वी sought to develop a particular form of nationalist sentiment, ठीक है।
रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये लोग जो है, जो रोमांटिसिज्म पे विश्वास करते हैं, जो रोमांटिसिज्म को बताते हैं, ये लोग क्या है, साइंस और रीजन को क्या है, नहीं मानते हैं। ठीक है, साइंस को ये लोग नहीं मानते हैं। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, एंड फोकस किस पे फोकस करते हैं, इमोशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, इंट्यूशन पे फोकस करते हैं, मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past, यानी कि हमारा पास्ट क्या हो, ठीक है, कॉमन हो, इसके बारे में बात करते थे, एज द बेसिस ऑफ नेशन। अब इसी में क्या है, एक नया नाम और जुड़ गया। ठीक है, अदर रोमांटिसिक्स, ठीक है, सच एज द जर्मन फिलोसोफर, एक जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम क्या था, जॉन गॉटफ्राइड हर्टर। ठीक है, claim that German culture was to be discovered among the common people। जो जर्मन कल्चर है, जो ट्रू जर्मन कल्चर है, वो कहाँ पे मिलेगा, जो कॉमन पीपुल है वहां पे, उसको जर्मनी में सॉरी जर्मन भाषा में दास वर्ग बोला जाता था। ठीक है, इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस। ठीक है, जो लोक साहित्य है, लोक गीत है, लोक नृत्य है, ठीक है, उसके द्वारा जो स्पिरिट ऑफ नेशन है उसको पॉपुलराइज किया जाता था। ठीक है, इसके द्वारा स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन जो है, जिसको वॉल्फजिस्ट बोलते थे जर्मन भाषा में, ठीक है, उसको पॉपुलराइज किया जा सकता है। अब देखिएगा, सो एंड कलेक्टिंग एंड रिगार्डिंग एंड फॉर्म ऑफ फॉल कल्चर एंड एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये क्या है, जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं, और वो जॉन गॉटफ्राइड जो है, गॉटफ्राइड हर्टर, ये क्या है, कलेक्ट करते हैं रिकॉर्डिंग्स और फॉक कल्चर को जो है, ठीक है, और उसको नेशन बिल्डिंग में क्या है, प्रोजेक्ट किया जाता है। आगे देखिएगा, the emphasis of vernacular language, the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। अब कह रहा है कि ये जो लोक साहित्य है, लोक गीत है, लोक भाषा है, इसको इसलिए इतना वो किया जा रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, लोगों को, जो लोग क्या है, इलिटरेट हो, जो पढ़े लिखे नहीं हो, उनको ये चीजें क्या है, वो भी अपने आप को कनेक्ट कर पाए, इसलिए ये चीजों के क्या है, कलेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है दिस वाज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड। अब देखिएगा, एक पोलैंड का कोई केस आया, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, व्हिच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। पोलैंड को क्या है, पार्टीशन किया गया 18th सेंचुरी के एंड में बाय द ग्रेट पावर कौन, रशिया, प्रुसिया, ऑस्ट्रिया। इवन दो पोलैंड टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब तो पोलैंड क्या है, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह था नहीं, ठीक है, बट वहां पे क्या है, नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलिव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। वहां पे नेशनल फीलिंग को म्यूजिक और लैंग्वेज के रूप में क्या है, जिंदा रखा गया था अभी भी। अब देखिएगा, कैरोल कुरकुंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक एंड टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनीज एंड मजूरका द नेशनल सिंबल। अब ये जो है, जितने भी फोक कल्चर है, फोक डांस है, ठीक है, उसको क्या है, ये नेशनल सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पोलैंड में लैंग्वेज कैसे प्ले करता है, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज जो है वो भी एक क्या है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैसे, देखिएगा, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। रशिया के कब्जा करने के बाद पोलैंड में जो है, पोलिश लैंग्वेज को क्या है, फोर्स आउट ऑफ स्कूल, यानी कि पढ़ाने से क्या है, मना कर दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था। द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर इन 1831। ठीक है, जो रशियन लैंग्वेज था उसको सारी जगह पे क्या है, जो भी कब्जा किया हुआ क्षेत्र था रशिया के ऑक्यूपेशन के बाद, उसको क्या है, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था हर जगह। तो होता क्या है कि 1831 में आर्म्ड रिबेलियन जो है अगेंस्ट रशियन द टुक प्लेस व्हिच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। अब ठीक है, तो 1831 में क्या है, कुछ आर्म रिबेलियन थे जो कि क्या है, इसके खिलाफ गए थे, तो उसको जो है, वो जो रिवॉल्यूशन था, वो जो रिबेलियन का रिवॉल्यूशन था, उसको क्या है, दबा दिया गया था। ठीक है, फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग। पोलिश लैंग्वेज को चर्च गैदरिंग जहां भी होती थी, ठीक है, वहां पे यूज किया जाने, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो थे उसमें पोलिश लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा। ठीक है, अब देखिएगा लैंग्वेज को किस तरीके से उन लोगों ने यूज किया। लैंग्वेज को भी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या
डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट होता है उसको डेवलप करने में लैंग्वेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसी चीज को बताया जा रहा है कि जो चर्च गैदरिंग थी सारे जगह जब बैन कर दिए, तो जो चर्च गैदरिंग होती थी, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, वहां पे पुलिस लैंग्वेज यूज किया जाने लगा। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज, ठीक है, एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। अब इन लोगों को क्या है, वो पनिशमेंट दे दिया गया था, ठीक है, जितने प्रीस्ट एंड बिशप्स थे उनको जेल में या फिर साइबेरिया पे क्या है भेज दिया गया था, उनको पनिशमेंट दिया गया था रशियन डोमिनेंस के द्वारा, ठीक है। अब क्या था? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब होता क्या है देखिएगा, इन द 1830s वेयर इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। अब 1830 का जो दशक था, 1830s का, ठीक है, उसमें क्या था कि बहुत ज्यादा ही कठिनाई लेके आता है, ठीक है, यूरोप में। अब होता क्या है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि क्या 1801 से 1850s, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है। अब कह रहा है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल यूरोप, ठीक है, यूरोप में क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था। अब देखिएगा जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो क्या है, जो भी गुड्स वगैरह उनकी सप्लाई क्या है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनका डिमांड होता है। और जब सप्लाई अधिक नहीं होगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस क्या होगा, ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कह रहा है कि इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, population from rural areas migration to the cities live in overcrowded slums। अब लोग क्या है देहात से जो है शहरों में जाने लगे और वहां पे क्या है स्लम्स का निर्माण होने लगा, ओवरक्राउडेड स्लम बन गया, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वेयर ऑफ्टन फेस्ड विद स्विफ्ट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब देखिएगा इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया होता है, ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है तो मशीन में क्या है रॉ मटेरियल्स की नीड होती है। तो हम लोग जब इंडिया में अपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो उसमें भी देखते हैं हम जब रॉ मटेरियल्स जो है इंडिया से क्या है ब्रिटेन जाता था और वो गुड्स बना के फिर लाके यहाँ पे बेचा जाता था। अब जानते हैं क्या होता था, होता ये था कि जो भी जुलाई वगैरह बुनकर वगैरह थे जो अपने हाथों से सामान बनाते थे, उनका सामान इंडिया में जो बनता था वो क्या है मशीन की मात्रा में उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जितना मशीन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो अब मशीनों के द्वारा बनाया हुआ ज्यादा सामान आके जो है सस्ते दामों में बिकने लगा और जो हाथों से बनाया जा रहा था तो उसका दाम महंगा था, तो वो क्या है बिक नहीं पा रहा था। तो वही कह रहा है कि जो स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम imports of cheap machine made goods from England where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production। ये क्या है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंपटीशन इसका हो रहा था, which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partly mechanized। अब क्या है कि इसका कंपटीशन किससे था, किससे हो रहा था, जो घरों में लोग कपड़े बनाते थे, ठीक है, या फिर जो छोटे छोटे कारखाने वगैरह है तो वो लोग बड़ी बड़ी मशीनों से कैसे कंपटीशन कर पाएंगे, तो उसी को यहाँ बताया गया। इन दिस रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड ओवर पीजेंट, ठीक है, स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, ठीक है। अब जितने भी पीजेंट वगैरह थे वो लोग क्या है, जितने भी गरीब थे, ठीक है, किसान वगैरह, वो लोग क्या है फ्यूडल ड्यूज वगैरह देते देते क्या है एकदम से वैसा हो गया था कि मतलब उनके पास पैसा ही नहीं था, ठीक है। द राइज ऑफ फूड प्राइस, और फिर क्या होता है फूड का प्राइस जो है बढ़ जाता है अचानक से, और फिर क्या होता है बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। और एकदम से जो है क्या है बैड हार्वेस्ट भी आ जाता है, फिर वो चीजें क्या है फूड का शॉर्टेज और ये सारी चीजें होने लगती हैं। The year of 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought in the population of Paris out on the road। अब पेरिस में क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है लोगों का रोड पे आ गया था, ठीक है। बैरिकेड्स वेयर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब होता क्या है कि 1848 में जब क्या होता है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो पॉपुलेशन जो पेरिस में क्या है रोडों पे सड़कों पे आ जाती है, उसके बाद से लुई फिलिप जो है वो क्या है भाग जाते हैं वहां से, ठीक है, फोर्स टू फ्ली।
अब कह रहा है कि अ नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम किया जाता है जो कि क्या कहता है, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल, ठीक है, वोटिंग राइट्स जो है सारे एडल्ट मेल को दिया जाता है, जो कि क्या है, मेल एबव 21, यानी कि जो 21 ईयर से क्या है, एबव हो, एंड ग्रांटेड राइट टू वर्क, उनको काम का भी वो दिया जाता है अधिकार, राइट टू वर्क, एंड नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एक नेशनल वर्कशॉप बनाया जाता है, तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट का सेटअप करेगा, ठीक है, लोगों के लिए। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया, अब एक नया मुद्दा खड़ा होता है यहाँ पे सिलेसिया में, ठीक है, हेडलेट रिवॉल्सन इन कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स जो है उनके बीच में होता है। अब होता क्या है कि देखिएगा यहाँ पे, देखिए हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, कौन, जो वीवर्स थे वो सब रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे उनको, ठीक है, दे गिव देम द ऑर्डर ऑफ फिनिश्ड टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। अब वो क्या है, उनको फिनिश गुड्स देते थे, और फिर होता क्या अचानक से, फिनिश टेक्सटाइल देने के बाद ड्रास्टिकली जो है उनका पेमेंट जो है रिड्यूस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ डिस्क्राइब टू द इवेंट ऑफ सिलेसियन विलेज एज फॉलो, देखिएगा उस इवेंट को क्या है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इन दिस विलेज 1800 inhabitants, 18,000 लोग जो है वहां पर रहते थे। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ, सबसे ज्यादा वहां पे क्या है, ये ऑक्यूपेशन ग्रुप में काम किया जा रहा था, ठीक है। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स आर एक्सट्रीम, ठीक है, द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। अब होता क्या है कि 4 जून को जो है एक लार्ज क्राउड जो है वीवर का कर रहा है, ऑन 4 जून at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes, बाहर निकलते हैं घरों से, and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wage, ठीक है। अब वो क्या है, ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे जो कि उनको मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए वो क्या है, बाहर आ गए, ठीक है, और घरों से बाहर निकले रोड पे। they were treated with the scorn and threats, alternately following this group of them forced their way into the house, smashed elegant window, खिड़कियां वगैरह जितनी भी चीजें फर्नीचर वगैरह होता है सबको ये लोग क्या है, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। Another group broke into the storehouse and plundered of supplies of clothes which they tore to shreds. The contractor fled with his family. Contractor जो है अपने फैमिली के साथ भाग जाता है, और जो पड़ोसी के गांव में जाता है नेवरी मिले, which however refused to shelter, और वो शेल्टर देने से मना कर देता है, ठीक है। He returned 24 after 24 आवर, वो फिर आता है, और फिर होता क्या है, जो वहां पे 11 लोग जो 11 वीवर्स जो है उनको वो शॉर्ट कर दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाता है। तो ये यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अब देखिएगा अगले वीडियो में हम लोग द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स पढ़ेंगे 1848। तब तक ये जो चीजें हम लोग जो भी पढ़े हैं इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 पढ़ा, ठीक है, रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा। तो कंजर्वेटिव जो है देखिएगा, लिबरल्स नेशनलिस्ट क्या है, रिवॉल्यूशन करते हैं कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में, और वो रिवॉल्यूशन क्या है, यूरोप के अलग अलग शहरों में, ठीक है, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है, तो वहां पे होता है। अब देखिएगा रिवॉल्यूशन क्या हुआ, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, इसको भी पढ़े हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, तो उसमें होता क्या है कि बर्बन जो डायनेस्टी है उसको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, लिबरल्स के द्वारा इन 1830s, और क्या किया जाता है, एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये बस एक जितना भी चीजें हम लोग पढ़े हैं अभी टॉपिक, तो उसको रिवीजन के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया गया, ठीक है, जिसको आप लास्ट में क्या है रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। फिर क्या होता है, ब्रुसेल्स में होता है, बेल्जियम की जो कैपिटल है वहां पे, फिर बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। फिर बता रहा हूँ कि वो फ्रांस ट्रीटी ऑफ वियना में, ठीक है, फ्रांस को एक्सपेंशन करने से रोकने के लिए, ठीक है, बाहर जो है उसके बाउंड्री के बाहर अलग अलग छोटे छोटे किंगडम बनाए गए थे, तो उसमें से इन दोनों को मिला के एक बनाया गया था, जिसमें से क्या है, बेल्जियम ब्रोक अवे हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है, और बाद में क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर ऑटोमन एम्पायर, कौन था ये, 15th सेंचुरी के टाइम की बात है कि जो ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहता है, ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। इससे जितने भी ग्रीक के लोग थे, ग्रीक और यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे वो लोग भी सिंपैथाइज थे, क्यों, क्योंकि ग्रीस से क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है जो कि 1821 से स्टार्ट होता है, 1830 तक चलता है, और 1832 में क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा
फिर आते हैं जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जो कि दो कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं हम लोग को दास वर्ग का, यानी कि जो वो है कल्चर जो है जर्मन कल्चर, उसको कहाँ डिस्कवर किया जाएगा, कॉमन पीपल यानी आम जनता में जो है जर्मन कल्चर, जिसको जर्मन लैंग्वेज में दास वर्ग बोला जाता है, ठीक है। और वर्ग जिस क्या है, जितनी भी चीजें हैं जो ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन है वो क्या है, वो किससे है, फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग, फोक कल्चर जो है इससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये जॉन गॉटफ्राइड बता के गए थे। फिर आता है हंगर हार्डशिप, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तो क्या है, इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू ओवरक्राउडेड स्लम्स, और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, और उस रिवॉल्यूशन के बाद से क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से फिर वो कंपटीशन बढ़ने लगता है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ता है, फिर वो जितने भी कॉटन टेक्सटाइल जो वो बनाते थे कपड़े वगैरह, ठीक है, तो उसमें उन लोग को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में सारे सामान क्या है, जितने भी चीजें बनती है वो बल्क में बनता है, तो हाथों से जो चीजें बनाई जाती है तो वो लोग कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।